गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डायलाइजर पढ़ रहे थे। 3 वीडियो हमारा बनना था, इसके ऊपर 3 पार्ट्स बनने थे, जो कि पहला दूसरा जो है रिलीज कर दिया गया है। तीसरा वाला जो है आज हम देखेंगे, जो कि हमारा फाइनल होगा डायलाइजर के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मैंने बताया था डायलाइजर मेम्ब्रेन टाइप्स, और उनके बारे में बताया था कैसे मेम्ब्रेन यूज्ड होती है। आज हम उसके आगे का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो एक बार हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो ये तो पहले वाले वीडियो का है, रिव्यू है, स्ट्रक्चर्स है डायलाइजर के, आइडियल डायलाइजर कैसा होता है ये है। उसके बाद टाइप्स, हम लोगों ने 3 टाइप्स के डायलाइजर भी देखे थे, कॉइल, पैरेलल प्लेट एंड हॉलो फाइबर डायलाइजर। उसके बाद है डायलाइजर, कॉइल डायलाइजर का डेफिनेशन अलग से, देन पैरेलल प्लेट डायलाइजर, हॉलो फाइबर डायलाइजर जो हमें डिटेल में पढ़ना था, और जो हम लोग अभी जो कंटिन्यू किए हुए हैं वो केवल और केवल हॉलो फाइबर डायलाइजर के बारे में ही है, जो कि मोस्ट वाइडली इस समय यूज हो रहा है। ये मेम्ब्रेन के टाइप्स थे। प्रीवियस वीडियो में मेम्ब्रेन के टाइप्स मैंने बताए थे, कितने टाइप्स की मेम्ब्रेन जो है करेंटली यूज होती हैं। वो सेलुलोज, सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज, सेलुलोज सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन विच आर करेंटली यूज्ड इन द डायलाइजर, दैट इज हॉलो फाइबर डायलाइजर। सेलुलोज बेस्ड डायलाइजर अलग से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज देखा था, कैसे मेम्ब्रेन्स बनती है और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेलुलोज सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, तो मैंने एक चीज़ बताया था इसमें, पॉलीसल्फोन, जो अगर आप डायलाइजर लेते हैं, एक हॉलो फाइबर डायलाइजर जो यूज्ड में है, जो यूज़ हो रहा है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि पॉलीसल्फोन का वो मेम्ब्रेन बना होता है, और जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें पॉलीसल्फोन का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। परमिएबिलिटी हम लोगों ने देखी थी कि परमिएबिलिटी कैसे होगी, एक मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करेगा और उसके पोर साइज पे। तो नंबर ऑफ थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा, अगर एक मेम्ब्रेन को हम पतला कर दें, पतला बनाए या थीन बनाए, तो अच्छे से मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं वन टू अनदर कंपार्टमेंट में। एंड दैट बैरियर नहीं होगा, वो एक तरह से मेम्ब्रेन है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा। फिर पोर साइज जो है उसमें अगर हम बड़ा पोर साइज रखेंगे तो बड़ा भी रखें और साथ में ज़्यादा भी रखें, उनका नंबर ऑफ पोर्स भी ज़्यादा रखें और साइज के उसको बड़ा कर दें, तो जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से पास थ्रू हो जाएंगे। फिर मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी और उसकी फ्लक्स में डिफरेंस बताया था। और आज से हम लोग जो पढ़ेंगे, वो आज का टॉपिक है, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, फिर डायलाइजर को सीखेंगे कि कैसा है डायलाइजर है, उसकी एक अलग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इसका मतलब क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, कैसे समझे हम इसको। तो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या चीज़ लिखा है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा वाटर फिल्टर, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा वाटर फिल्टर इन ml per hour फॉर ईच mhg ऑफ TMP। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है, पहली बात जान लो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को हम लोग KUF डिनोट करते हैं, KUF से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा वाटर फिल्टर, हमारा जो वॉल्यूम है, मतलब किस स्पीड से, कितना वॉल्यूम में एक प्लाज्मा से हमारा वाटर जो है वो रिमूव्ड आउट हो रहा है ड्यूरिंग डायलिसिस इन ml पर आवर। ml पर आवर मतलब कितना ml, कितने घंटे में, यानी कि 1 घंटे में जितना अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से फिल्टर होगा ml के फॉर्म में, एक mhg TMP पे। एक mhg TMP का मतलब क्या होगा, यानी कि 1 TMP प्रेशर पे। यहाँ पे एक बात क्या होगी, TMP की। अब TMP क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे TMP क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि TMP इज ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर होता क्या है, देखो जनरली अगर हम बात करें कि ये मेम्ब्रेन है डायलाइजर की, तो इस पे वाटर जो प्रेशर लगाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेशर लगाएंगे, एंड दैट प्रेशर इज रिगार्डेड एज TMP, उसी को हम लोग TMP बोलते हैं। एंड दैट प्रेशर इज 2 कंपार्टमेंट में अलग अलग लगेगा। मान लो ये ब्लड कंपार्टमेंट हो गया, इधर डायलिसिस कंपार्टमेंट हो गया, तो दोनों कंपार्टमेंट में जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलते हैं TMP। ये हो गया सिंपल सा TMP की डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो प्रेशर लग रहा है पर mmHg ऑफ TMP पे, यानी कि 1 mmHg ऑफ TMP पे
जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी से फिल्टर होगा इन ml पर आवर, 1 घंटे के अंदर कितना ml होगा, वही हमारा होगा क्या, KUF, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। इतना हमको समझना है। उसके बाद है हमारा कि UF रेट जो होता है, 1 घंटे का UF रेट अगर हम जानना चाहेंगे तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट और TMP। अगर हम दोनों को कंबाइंड कर देंगे यहाँ पे KUF और TMP को, तो उसी का जो रिजल्ट होगा दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। तो हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट पर आवर इज द रिजल्ट ऑफ KUF एंड TMP, सिंपल। फिर है हमारा डायलेजर विथ हाई एफिशिएंसी, मतलब एक डायलेजर जिसकी एफिशिएंसी हाई होगी हैज़ ग्रेटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन KUF यानी कि कोफिशिएंट, यानी कि उनका जो कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो हमेशा ज़्यादा होगा जिस डायलेजर की एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी डायलेजर होगा। तो अगर हमको एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो क्या होगा, तो उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा, कोफिशिएंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो एक डायलेजर जिसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एक डायलेजर जिसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट कम है वो लो एफिशिएंट डायलेजर होगा। ये इतना हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लियरेंस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियरेंस क्या होता है, तो क्लियरेंस कुछ नहीं, क्लियरेंस मतलब क्लियर आउट करना, कितना रिमूवल है बस उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक लाइन में पता चल जाएगा सॉल्यूट रिमूवल एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी होगी, एक डायलेजर के मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी होगी कि वह कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स पास कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स रिमूव कर रहा है, यही एक डायलेजर की एफिशिएंसी होती है, उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस। तो डिफाइन करेंगे अगर इसको तो क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड या फिर प्लाज्मा फ्रॉम विच सॉल्यूट इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट थ्रू डायलेजर। एक डायलेजर में या एक डायलेजर से पर यूनिट टाइम के अनुसार जितना अमाउंट सॉल्यूट्स पास हो रहे हैं, सॉल्यूट्स रिमूव्ड आउट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे क्लियरेंस। यानी कि पर यूनिट टाइम पे कितने सॉल्यूट्स रिमूव हुए हैं। सॉल्यूट इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूरिया, तो यूरिया की अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 60। अगर हम यूरिया की बात कर लें तो यूरिया, एक डायलेजर यूरिया को पर मिनट कितना रिमूव करता है, दैट इज क्लियरेंस। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है कि यूरिया को डायलेजर कितना रिमूव करता है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मिनट हो सकता है, चाहे वो आवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें कितना रिमूव कर रहा है उसी एफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे। अब इसको हम वो भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन अभी आता है कि क्लियरेंस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखूंगा, वो लिख लेना है KS इक्वल टू QB, उसके बाद इन ब्रैकेट CBI माइनस CBO ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई CBI। ये है हमारा एक फार्मूला जिससे हम लोग क्लियरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब क्लियरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेट क्या कर रहे हैं, ये है हमारा KS मतलब होता है सॉल्यूट का क्लियरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरिया की बात कर लें या फिर क्रिएटिनिन की बात कर लें तो पर्टिकुलर सॉल्यूट का हो जाएगा क्लियरेंस KS। उसके बाद यहाँ पे है QB, व्हाट इज डिनोट्स, व्हाट इट डिनोट्स, इट डिनोट BFR। BFR क्या होगा, ब्लड फ्लो रेट। ब्लड फ्लो रेट जो है वो कौन सेट करेगा, वो मशीन में हमको सेट करना होता है कि जितना ब्लड फ्लो आ रहा है उसको हम लोग पेशेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, उनके ब्लड प्रेशर के हिसाब से हम लोग BFR सेट करते हैं। तो BFR कुड बी 200 ml पर मिनट, कुड बी 300, कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे है BFR। उसके बाद है CBI। CBI का मतलब होता है ब्लड इनलेट। ब्लड इनलेट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन इनलेट। या इनलेट अब क्या होगा, जहाँ से ब्लड बॉडी से आ रहा है और डायलेजर के अंदर इंटर कर रहा है, उसको बोलते हैं इनलेट। जब ब्लड डायलेजर के अंदर इंटर करेगा उसमें जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट्स का, जो कंपोजिशन होगा सॉल्यूट्स का, वही हो जाएगा इनलेट।
आउटलेट, ये हमारा आउटलेट हो गया। CBO मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन आउटलेट। तो आउटलेट और इनलेट का मतलब समझने के लिए हम एक बार चलते हैं पीछे। सबसे पहले ये हमको क्या करना होगा, बनाना, ये पूरा का पूरा कॉपी में नोट डाउन करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड आउट द क्लियरेंस ऑफ एनी सॉल्यूट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम अपने फिगर पे चलते हैं डायलेजर के, बेटर समझने के लिए हमें एक बार फिगर पे जाना पड़ेगा। ये है हमारा फिगर, ये डायलेजर की फिगर के आगे हम लोग देखेंगे क्या है स्ट्रक्चर्स। ये है हमारा इनलेट, यही है इनलेट, दिस इज आवर इनलेट। ऊपर वाला इनलेट है क्योंकि ब्लड जो है वो वहां से इंटर करेगा। पेशेंट की बॉडी से ब्लड आया, जाहिर सी बात है जो कंपोजिशन होगा सॉल्यूट्स का वो हाई होगा, तो यहाँ से इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर हम यूरिया को लेके चलते हैं, तो यूरिया को लेके चलते हैं, मान लो यहाँ पे यूरिया रहा 100 mg/dl, यूरिया रहा 100 mg/dl। उसके बाद ये इंटर कर गया, तो यहाँ पे आया, अपना फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, और भी सारे जो डिफ्यूजन्स हुए हैं, प्रोसेस हुआ, सब प्रोसेस होने के बाद अब ये ब्लड को यहाँ से रिटर्न होगा, यानी कि निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटलेट। तो हमारा जो CBI था वो क्या था, इनलेट था, CBI इनलेट था। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा CBO हो जाएगा, आउटलेट, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द आउटलेट। अब ये जो 100 हम लोगों ने यूरिया लिया था, ये तो फिल्टर हो गया, ये अंदर गया, तो 100 का मान लो अगर 50% फिल्टर हो गया, तो यहाँ पे 50% तो बच गया। 100% यूरिया इंटर किया, सॉल्यूट कंसंट्रेशन 100 था, और जैसे वो इंटर करके जो फिल्ट्रेशन हुआ, उनका सॉल्यूट का रिमूवल हुआ, यानी कि क्लियरेंस हुआ। क्लियरेंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल क्लियरेंस कितना हो गया, 50 का क्लियरेंस हो गया, तो हमारा जो KS है वो 50 आ गया। तो इस तरीके से, बट हमको इस पे डिपेंड भी करता है कि उसका ब्लड फ्लो रेट क्या था, तो उसको रखने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मेन यहाँ पे फंडा समझने का यही है कि हमारा इनलेट CBI क्या होगा और CBO क्या होगा। तो ऊपर हमारा क्या है, इनलेट है, यानी कि हमारा CBI है, ब्लड गया अंदर, फिल्टर हुआ, क्लियरेंस हुआ उसका, उसके बाद जो ब्लड निकल करके आया, अब वो तो जाहिर सी बात है कि वो क्लीन होगा ही होगा, क्लियरेंस होगा। फॉर एग्जांपल हमें मान लिया कि वो 50% क्लियर हो गया, 50% जो है यूरिया यहाँ से रिमूव्ड आउट कर लिया गया, तो बचा हुआ यूरिया जो है वो आउट ब्लड में कितना आएगा, 50%, और पेशेंट की बॉडी में वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर से वही चीज़ रिवीजन होगी, और इस तरीके से हमारा होल जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होगा, सॉल्यूट का रिमूवल होगा थ्रू द क्लियरेंस। तो ये हमारा क्लियरेंस है। आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा क्लियरेंस क्या होता है। बहुत इजी वे में है कि कितना ब्लड जा रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, उसी को हम लोग VFR के साथ कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है हमारे पास। क्लियरेंस हो गया, हमारे पास है मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट। ये क्या चीज़ होता है मास ट्रांसफर के एरिया कोएफिशिएंट, तो एक बार पढ़ लेते हैं। मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट इज द मैक्सिमम थियोरेटिकल क्लियरेंस ऑफ ए डायलाइजर। ये एक थियोरेटिकल क्लियरेंस है, हम लोग थ्योरी के हिसाब से एक एस्टिमेट कर लिए हैं कि मैक्सिमम कितना अमाउंट निकाल सकता है, मैक्सिमम रेंज का, इन ml पर मिनट के अनुसार फॉर ए गिवन इनफाइनाइट ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो रेट। अब यहाँ पे दो चीज़ जानने वाली है। एक चीज़ मैंने बता दिया कि इनफाइनाइट ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो रेट, यानी कि इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे। देखो अगर हम नॉर्मल की बात करें, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है BFR जैसा कि अभी बताया, एक होता है हमारे पास DFR। तो BFR मैंने बताया कि आप खुद के हिसाब से आप मशीन में सेट करते हैं, 200 रखते हैं, 300 रखते हैं, 250 रखते हैं, 400 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, ml पर मिनट, यहाँ ml पर मिनट की बात होगी। DFR जो है वो मशीन में हमेशा 500 पे सेट रहता है, 500 ml पर मिनट पे ये मशीन में सेट होता है। इसको आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डायलिसिस के मोड पे कि किस प्रकार की डायलिसिस हमको करनी है, तो उस तरीके से कर सकते हैं। बट नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम पे ये 500 ml पर मिनट ही होता है।
तो DFR हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे बोला BFR मान लो फॉर एग्जांपल हमने रख लिया कि 300, चलो इतने पे डायलिसिस हो रही है पेशेंट की, तो BFR हो गया 300 और DFR हो गया 500। बट यहाँ पे क्या बोला है कि मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट क्या होगा, ये मैक्सिमम क्लियरेंस तो होगा, ml पर मिनट में भी होगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि DFR कितना है और BFR कितना है, वो इनफाइनाइट ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो रेट का उस पे डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे BFR और DFR क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, पता नहीं होगा, नो एस्टिमेशन। उसके हिसाब से जो मैक्सिमम थियोरेटिकल वॉल्यूम होगा रिमूवल का, उसी को हम बोलेंगे मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट MTAC, और उसको डिनोट करते हैं K0a से, इसे डिनोट करते हैं, दिस इज मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट फॉर ए गिवन मेम्ब्रेन। MTAC वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ डायलाइजर, यानी जो हमारे जो KF(A) है या K0a है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हमें बताओ, अगर हम मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो हमारा मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट बढ़ेगा कि घटेगा? कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ जरूरी है बताना। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही इजी है समझ के बाद बताना कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं डायलाइजर का, तो हमारा मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट पे क्या असर पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, वैसे ही रहेगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमको चीज़ें बतानी होगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ गया है, अदरवाइज फिर ये नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इट इज़ टेक्निकल वर्ड है, कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे डायलिसिस की, थोड़ा सा डीप है बट समझ में आना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है समझने के लिए। फिर से एक बार बता देते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो, मैक्सिमम थियोरेटिकल क्लियरेंस का मतलब क्या होगा कि कितना थ्योरी के हिसाब से कितना क्लियरेंस एक डायलाइजर कर सकता है। मैक्सिमम सॉल्यूट्स की बात करें, अगर हम सॉल्यूट्स मतलब कोई भी सॉल्यूट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, चलो क्रिएटिनिन लेते हैं। मान लो क्रिएटिनिन को रिमूव करना है, एक डायलाइजर क्रिएटिनिन सॉल्यूट्स को कितना मैक्सिमम क्लियरेंस कितना कर सकता है, किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इनफाइनाइट ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो रेट पे बात कर रहे हैं। यानी कि हमको डायलिसिस सॉल्यूशन फ्लो रेट नहीं पता है जो कि नॉर्मल इतना रख सकते हैं, और ब्लड फ्लो रेट नहीं पता है जो कि नॉर्मल इतना रख सकते हैं, तो उसमें कोई भी नहीं पता, इनफाइनाइट होगा वो। उस पर कितना मैक्सिमम थियोरेटिकल क्लियरेंस होगा क्रिएटिनिन का, वो हम पता करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट। तो मास ट्रांसफर एरिया कोएफिशिएंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा मास ट्रांसफर में, और घटाएंगे तो क्या होगा, ये हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है इसी पे वैल्यू, जो MTAC की वैल्यू है वो दी गई है डिफरेंट डायलाइजर के लिए। तो एफिशिएंसी और MTAC वैल्यू, अगर हमारा MTAC वैल्यू एक डायलाइजर का 500 के नीचे है तो वो होगा लो एफिशिएंसी डायलाइजर। 500 to 700 है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ मॉडरेट एफिशिएंसी डायलाइजर। 700 के ऊपर है तो हाई एफिशिएंसी डायलाइजर। ये तीन कैटेगरी बनाई गई है। मोस्ट वाइडली जो यूज्ड होते हैं वो होते हैं मॉडरेट टाइप ऑफ डायलाइजर, जो कि रूटीन डायलिसिस में यूज होते हैं। ये बच्चों के लिए यूज होते हैं या स्मॉल पेशेंट के लिए होते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम रखी जाती है। और 700 के ऊपर जो हाई एफिशिएंसी डायलाइजर है वो बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, जहाँ पे हमको डायलिसिस जो है हाई एफिशिएंसी के साथ करनी होती है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि लो एफिशिएंसी डायलाइजर है तो वो स्मॉल पेशेंट के लिए यूज होगा, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए यूज होगा। मॉडरेट वाला जो है वो रूटीन थेरेपी के लिए यूज होता है। और हाई एफिशिएंसी डायलाइजर जब हमको हाई एफिशिएंसी डायलिसिस करनी है तो। सरफेस एरिया एंड प्राइमिंग वॉल्यूम। सरफेस एरिया पता होगा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया के बारे में, और प्राइमिंग वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा नया वर्ड है तो एक चीज समझाना होगा। पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या है। देखो, सरफेस एरिया डायलाइजर का क्या होता है, रेंज करता है कहाँ से, 0.8 to 2.1 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक डायलाइजर सबसे छोटे सरफेस एरिया से लेकर सबसे बड़े सरफेस एरिया तक का डायलाइजर अवेलेबल है मार्केट में। 0.8 मीटर स्क्वायर का भी मिल जाएगा आपको, 2.1 मीटर स्क्वायर का भी मिल जाएगा, और इनके बीच में जितने भी रेंजेस आएंगे, फॉर एग्जांपल 1.3, 1.2, 1.8, किसी भी मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के डायलाइजर उपलब्ध है मार्केट में। तो ये है इनकी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया।
और अगर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा दे डायलेजर का तो क्या हो जाएगा, हाई सॉल्यूट क्लियरेंस हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ जाएगा सॉल्यूट रिमूवल एफिशिएंसी। और ये डिपेंड भी करता है क्या, थिकनेस मेम्ब्रेन के थिकनेस पे भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। पहले ही बताया हूँ, अगर मेम्ब्रेन अगर थिन है तो हाई एफिशिएंसी हो जाएगा, और मेम्ब्रेन की साइज को मोटा कर देंगे तो ज़्यादा पास आउट नहीं कर पाएगा, लो एफिशिएंट हो जाएगा। ये सरफेस एरिया की बात है। एक बार हम प्राइमिंग की बात कर देते हैं कि प्राइमिंग वॉल्यूम क्या होता है, प्राइमिंग क्या होती है। प्राइम जो वर्ड होता है मैं उसका मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये कोई स्पेस है इतना, दिस इज स्पेस, अगर हम स्पेस में कुछ भी नहीं है, कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज एयर। सभी को पता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एयर प्रेजेंट है, एयर हर जगह प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे एयर स्पेस है, तो एयर स्पेस को हमको क्या करना है, फील करना है। फील मतलब भरना है इसको। फील कैसे करेंगे, चलो हम लोग पानी से ही फील कर देते हैं। यहाँ पे वाटर ले लिए, वाटर लेकर के इसको क्या करेंगे, फील करेंगे। फील करने से पहले हम इसको मान लो फॉर एग्जांपल इसको हम लोग क्या करें, रिंस भी कर लें, रिंस भी कर लें, यानी कि इसको साफ भी कर लेते हैं। तो पानी लेकर के ही साफ करेंगे, साफ भी करना होगा तो भी पानी लेना होगा, फील भी करना होगा तो भी पानी लेना होगा। अब हम क्या करिए, इसमें वाटर ले लिए और इसको साफ किए, पहले वॉश किए, और वॉश करने के बाद इसको कंप्लीटली फिल्ड कर दिए, एयर स्पेस को फिल्ड कर दिए। एयर स्पेस यहाँ पे नहीं बचा रहेगा, हर जगह पे पूरी फिलिंग कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम्ड। उसी तरीके से हमारे पास, और जो ये वॉल्यूम जितना इसमें लगा उसको बोलेंगे प्राइमिंग वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, मैंने मिटा दिया, फिर से बनाना पड़ेगा एक बार। इसको हम लोगों ने फिल कर दिया वाटर से और पूरे के पूरे एयर स्पेस को भर दिया। देयर इज नो एयर स्पेस विल बी प्रेजेंट, अदरवाइज डायलिसिस विल बी अफेक्टेड। चलो एयर स्पेस भर दिया वाटर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 ml वाटर लगा होगा, यहाँ पे 50 ml वाटर लगा होगा। अब देखो प्राइमिंग क्या हुई, प्राइमिंग दो चीजों से हुई। एक हमने क्या किया, रिंस किया, एक हमने क्या किया, रिंस किया, पहले बॉटल को धोया या फिर जो एयर स्पेस उसको फिल, अब उसको फिल किया, किससे फिल किया, फिल कर दिया, वाटर से ही फिल कर दिया, वाटर से धोने के बाद वाटर से फिल कर दिया। ये हमारा हो गया, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्राइमिंग। ये हो गया प्राइम्ड, प्राइमिंग। लेकिन प्राइमिंग वॉल्यूम क्या हो गया, अब जितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें लगा इसको फिल करने और धोने में सब में, उसको बोलते हैं। अब देखो धोने और उसमें दोनों में अंतर हो गया। केवल धोने में जो लगा उसको हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पे जो भी धोने में वाटर लगा होगा, जो भी रिंसिंग में वाटर लगा होगा उसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे यहाँ पे। अगर हम प्राइमिंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो प्राइमिंग वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो लगा इसको फील करने के अंदर। कितना ml लगा, 50 ml फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो 50 ml एक इसका जो भी ये था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोतल ही था तो इस बोतल को फिल करने में हमको 50 ml पानी लगा है, तो उसका प्राइमिंग वॉल्यूम हो गया। समझ गए। और इन दोनों को मिला दिया, अगर रिंसिंग और फिलिंग दोनों को मिला देंगे तो उसको बोलते हैं प्राइमिंग। इतना समझना है। फिर उसके बाद प्राइमिंग का अलग टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेंगे एक बार। अब यहाँ पे देखो प्राइमिंग वॉल्यूम की बात किए हैं, तो प्राइमिंग वॉल्यूम मोस्ट ऑफ द डायलेजर क्या होता है, 60 to 120 ml होता है, और डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो बड़ा सरफेस एरिया होगा प्राइमिंग वॉल्यूम ज़्यादा होगा, छोटा सरफेस एरिया होगा प्राइमिंग वॉल्यूम कम होगा। उसके बाद है प्राइमिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड लाइंस। दो ब्लड लाइंस हमारे पास है, जिनका ब्लड लाइंस का जो प्राइमिंग वॉल्यूम होता है वो 100 to 150 ml होता है। दोनों को मिला दे, डायलेजर और ब्लड लाइन दोनों को मिला दे तो 160 to 270 ml ये हमारा टोटल एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्किट का प्राइमिंग वॉल्यूम होता है। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में बता देते हैं कि ये हमारे पास दो, एक ये और एक ये, दो ब्लड लाइंस होती हैं। जो रेड वाला दिखता है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड लाइन, और जो ब्लू वाला होता है उसको वेनस ब्लड लाइन। अब आर्टेरियल ब्लड लाइन और वेनस ब्लड लाइन को फील करने के लिए टोटल जो वॉल्यूम लगेगा वो लगेगा 100 to 150 ml। बट अगर हम डायलेजर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी, मान लो कोई भी डायलेजर लेते हैं, हॉलो फाइबर कोई भी डायलेजर लेते हैं, उसको फील करने में लगता है 60 ml फॉर एग्जांपल कोई भी लेते हैं, और इन दोनों को फील करने में लगता है 100 ml। दोनों मिला देंगे तो टोटल बनेगा एक्स्ट्रा कार्पोरियल ब्लड सर्किट। दोनों को फिल करने में कितना लगा, 160 ml।
समझ गए। तो उसी तरीके से जितने बड़े बड़े डायलेजर होंगे सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा और जो रेंज आएगा वो इन्हीं के बीच में आएगा। फॉर एग्जांपल 60 to 120 लिखा है तो उसी के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, ये 100 150 लिखा है तो उसके ही बीच में कुछ आएगा, और जो प्राइमरी पूरा एक्स्ट्रा कार्बोनिल सर्किट की वॉल्यूम है वो 160 to 270 ml आएगा। उसके बाद हम लोग मोड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से डायलेजर को स्टेरिलाइज किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 मेथड होते हैं। जैसे हम लोग गामा रेडिएशन का यूज करके कर दिए, स्टीम ऑटोक्लेविंग कर दिए, या एथिलीन ऑक्साइड गैस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ETO एथिलीन ऑक्साइड गैस का उपयोग करके आजकल के डायलेजर जो आते हैं वो ETO से ही स्टेरिलाइज्ड होकर के आते हैं। तो ये हमारा मेथड है डायलेजर को स्टेरिलाइज करने का। 3 मेथड है, तीनों मेथड को याद रखना है और ETO तो एकदम अच्छे से रट लेना है। ये है एग्जांपल जो अभी पढ़ा हम लोगों ने प्राइमिंग वॉल्यूम। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा F8 डायलेजर है और एक ये है F6 डायलेजर। पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है F6 और F8, कोई पहचानने वाली बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी क्वालिटी क्या है। तो F6 डायलेजर की बात करें तो इनका सरफेस एरिया होगा 1.3 मीटर स्क्वायर, इनका इतना सरफेस एरिया। मैंने बताया था टोटल डायलेजर की बात करें तो 0.8 से लेकर के 2.1 मीटर स्क्वायर तक के सरफेस एरिया वाले डायलेजर मैंने बताया कि इतने रेंज के बीच में आते हैं। तो उन्हीं के रेंज के बीच में भी F6 आया हमारा, कितना आया 1.3 मीटर स्क्वायर आया। इनकी प्राइमिंग वॉल्यूम 78 ml है, यानी कि इन डायलेजर को भरने में F6 डायलेजर को, यानी ये डायलेजर को पूरे के पूरे फाइबर्स को भरने में कितना पानी लग जाएगा, कितना वाटर लगेगा, 78 ml। बट हम लोग यहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 0.9% NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम लोग NS बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं इसको फिल करने में। KVF की बात कर लें, कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन F6 डायलेजर का कितना हो जाएगा 13 ml पर आवर पर mmHg, यानी कि 1 mmHg TMP पे इस डायलेजर की कैपेसिटी होगी कि 13 ml फ्लूइड रिमूव्ड आउट कर ले। F8 डायलेजर की बात करेंगे, ये वाला डायलेजर हमारा जो है F8 है, इसका सरफेस एरिया देखो कितना है, इससे बढ़ गया, इसका हो गया 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो नंबर बढ़ाएंगे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उसी तरीके से सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा। और प्राइमिंग वॉल्यूम कितना है इसका, देखो प्राइमिंग वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा डायलेजर है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो प्राइमिंग वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो यहाँ प्राइमिंग वॉल्यूम हो गया 113 ml। कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा और हो जाएगा 18 ml पर आवर पर mmHg। ये हमारा डायलेजर का एग्जाम्पल था, और भी है, F4 डायलेजर भी है, F2 भी है, F8 भी है, F10 भी है, बहुत सारे डायलेजर और भी हैं, बट सबको समझने का तरीका यही है।